इलेक्ट्रॉन कैप्चर में बेसिकली ये बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती हैं अलग अलग, उन ऑर्बिट्स में जो के शेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर किया जाता है, जिसको हम लोग के कैप्चर कहते हैं। ऑर्बिटल में जिसको हम लोग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, उसको हम लोग, क्योंकि के शेल का इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको हम लोग के कैप्चर कहते हैं। और के कैप्चर में वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर किया जाता है तो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी प्रोसेस है एनालॉगस टू बीटा प्लस। बीटा प्लस में भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशियो में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या एक कम हो जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या एक बढ़ जाती है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड के कैप्चर, ऑकर्स व्हेन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज टू लो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो का मतलब यह है कि अगर इस तरह का कैप्चर होता है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि प्रोटॉन का वैल्यू एक कम हो जाता है, न्यूट्रॉन का वैल्यू एक बढ़ जाता है। फॉर्म ऑफ डीके कंपीटिंग विद पॉजिट्रॉन एमिशन, ये भी एक तरह का डीके है और किसको कंपीट करता है? पॉजिट्रॉन एमिशन को। जिस तरह पॉजिट्रॉन एमिशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। जिस ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है। ठीक, रिजल्ट इन एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और चूंकि इस तरह के कैप्चर में जो के शेल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास का शेल है, वो जब कैप्चर हो जाता है तो उस शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जब वो के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर होता है तो जैसे अगर ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग शेल्स हैं, जैसे ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, इसके बाद सो ऑन जो अलग अलग शेल्स बनेंगे। तो जब ये के शेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक वैकेंसी यानी कि एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को भरने के लिए एल या एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करता है। तो जब ये एल या एम शेल का इलेक्ट्रॉन, सपोज एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस के शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरने के लिए जंप करता है तो जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एमिट होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है क्या कहते हैं, वो इससे एमिट होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का एमिशन होता है। तो जब ऑर्बिटल कैप्चर का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हुई। वैकेंसी को फिल करने के लिए आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जंप किया और इन दोनों शेल्स के बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि ये जंप करता है तो जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करेगा तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो एमिट होगी एज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के फॉर्म में। तो इट रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो जब कैप्चर होगा तो कैप्चर की वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी निकलती है। ठीक, इसको जैसे जब एक्सरे प्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो एक्सरे प्रोडक्शन में जब दो तरह की एक्सरे प्रोड्यूस होती है, एक पहले एक्सरे जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेमिस्टर लंग या कंटिन्यूअस एक्सरे, और दूसरी तरह की एक्सरे होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक, तो उस समय इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। ZXA जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो ZXA कन्वर्ट हो गया Z-1YA, यानी कि Z यानी कि प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर एक कम हो गया। ठीक, ये एक इसका एग्जांपल है कि 4Be7 3Li7। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से जो 4Be7 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन के नंबर है 4, मास नंबर है 7, और नया एलिमेंट जो बना वो है 3Li7। इसमें प्रोटॉन नंबर है 3, यानी कि 4 की जगह पर 3, यानी कि एक प्रोटॉन नंबर कम हो गया। और मास नंबर सेम है, यानी कि 7 सेम है। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों तरफ मास की वैल्यू 7 ही है। इसके अलावा अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद जो तीसरे तरह का एमिशन है वो है
गामा रे एमिशन। तो गामा रे एमिशन जब मशीन बताई थी टेलीथेरेपी कोबाल्ट मशीन, तो उसमें जो गामा रे एमिशन यानी कि जो गामा रे एमिशन का हमारा सोर्स है कोबाल्ट 60 सोर्स, तो कोबाल्ट 60 सोर्स से स्पॉन्टेनियसली गामा रे का एमिशन होता है। तो 27 कोबाल्ट 60 ये 28 निकल 60 में कन्वर्ट होता है विद एमिशन ऑफ बीटा डीके, ठीक। और ये 28 निकल 60 एक्साइटेड स्टेट में रहता है और ये दो गामा फोटॉन एमिट करता है, गामा 1 और गामा 2, 28 निकल 60 बनाने में। गामा 1 की वैल्यू होती है 1.17 MeV और गामा 2 की वैल्यू 1.33 MeV और दोनों एनर्जी का एवरेज हो गया 1.25 MeV। It is a monoenergetic radiations emitted from the nucleus of an excited atom following radioactive decay. रेड मतलब छुटकारा, तो न्यूक्लियस ऑफ एक्सेस एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी है न्यूक्लियस से उससे छुटकारा मिलता है, मतलब जब वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आता है। हैव कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियो न्यूक्लियाइड। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन लिखी हुई है हैव कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियो न्यूक्लियाइड, इसका मतलब ये है कि अलग अलग रेडियो न्यूक्लियाइड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी है। कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी का मतलब कि जैसे कोबाल्ट 60 सोर्स है तो उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि उससे निकलने वाली एनर्जी कितनी है 1.25 MeV। जैसे अगर सीजियम सोर्स है तो उससे निकलने वाली एनर्जी अलग होगी, रेडियम से निकलने वाली एनर्जी अलग होगी। तो ये जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स की अपनी अलग अलग एनर्जी है, ये इसको आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड का क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब वो उस न्यू एनर्जी से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड होगा। जैसे अगर 1.25 MeV है, आपको पता नहीं है कि ये कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड हो, तो आप बता सकते हो ना कि 1.25 MeV निकल रहा है, इसका मतलब ये कोबाल्ट 60 होगा। तो ये लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि हैव कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसका अपना प्रॉपर्टी, मतलब उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक, उस रेडियो न्यूक्लियाइड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके लिए अपनी फिक्स है। तो एनर्जी का मतलब ये हो गया उससे निकलने वाली एनर्जी उस रेडियो न्यूक्लियाइड को आइडेंटिफाई करती है। तो अलग अलग रेडियो न्यूक्लियाइड्स की एनर्जीज हैं और जब वो एनर्जी निकलेगी तो उससे आइडेंटिफाई होगा कि ये फला रेडियो न्यूक्लियाइड है। तो ये बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो रेडियो न्यूक्लियाइड आइडेंटिफाई होता है। तो ये जैसे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सरे और गामा रे में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इनकी ओरिजिन का डिफरेंस है। एक्सरे और गामा रे में इनकी ओरिजिन का डिफरेंस है, दोनों की ओरिजिन जो है वो अलग अलग तरीके की है। गामा रे की ओरिजिन क्या है, गामा रे की ओरिजिन है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, यानी कि ये एक न्यूक्लियस से निकलने वाला रेडिएशन है, और जब न्यूक्लियर एनर्जी लेवल यानी कि जब न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट को अचीव करता है तो उस समय गामा रे का एमिशन होता है। तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, मतलब ये न्यूक्लियस से निकलता है। उसके उल्टा जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को एक्सप्लेन किया, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहां से निकल रहा है, न्यूक्लियस से नहीं निकल रहा है, ये ऑर्बिटल से निकल रहा है। तो ये न्यूक्लियस का फिनोमिना नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो डिफरेंस है ऑर्बिटल एनर्जी का। तो ये अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिनोमिना हो गया गामा रे, और एक्सरे जो है वो ऑर्बिटल की एनर्जी से निकलने वाला है। तो ये फर्क है दोनों की ओरिजिन में, ठीक। ये गामा रे एमिशन है, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, गामा रे एमिशन है, और ये भी न्यूक्लियस से निकलने वाला है। न्यूक्लियस डी एक्साइट्स बाय एमिटिंग गामा रे। ये गामा डीके का एग्जांपल है, गामा डीके ऑफ सीजियम 137। तो सीजियम 137 उसकी हाफ लाइफ दी हुई है जो ब्रैकेट में दी हुई है 30 इयर्स, और ये दो तरह से मतलब एमिशन जो गामा डीके सीजियम का दिखाया हुआ है, तो इसकी ये हाफ लाइफ है 30 ईयर। तो सीजियम से जो 8% बीटा डीके का एमिशन है, उस बीटा डीके की एनर्जी है, बीटा की एनर्जी है 1.17 MeV, और जो मैक्सिमम एमिशन है 92%, उस बीटा की एनर्जी है वो 0.51 MeV। तो ये सीजियम दो तरह से डीके, 8% डीके की संभावना है कि ये सीधे यहाँ ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और 92% ये है कि पहले वो इस स्टेट में आएगा, और इस स्टेट में आने के बाद ये कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट, और इस एक्साइटेड स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग गामा एनर्जी ऑफ 0.662 MeV।
तो ये मतलब दो तरह से वो अब डीके कर सकता है। पहला तरीका ये है कि सीजियम 137 8% एमिशन के साथ सीधे बेरियम को अचीव कर लेगा, और या फिर सीजियम 137 जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो 92% एमिशन है, तो बीटा 92% कितनी एनर्जी का निकलेगा, 0.51 MeV का। उसके बाद वो एक एक्साइटेड स्टेट में आएगा, फिर उस एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग गामा ऑफ 0.662 MeV। ठीक है, तो बेसिकली सीजियम 137 से बेरियम 137 जो सीजियम 137 से बेरियम 137 बना, वो कौन से एमिशन से बना, बीटा डीके से। और कौन सा डीके है, बीटा माइनस, यानी कि बीटा माइनस डीके है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। यानी कि सीजियम 137 का एटॉमिक नंबर कितना है, 55। तो जो सीजियम 137 है, यानी कि सीजियम 137 ये 55 इसका एटॉमिक नंबर है। और ये जो डोमिनेंट अगर हम देखें तो सब जो जिसमें बीटा निकल रहा है कितना, 92%, कितनी एनर्जी का है, 0.51 MeV का। तो सीजियम 137 से बेरियम बनेगा, बेरियम का मतलब 56 Ba 137 प्लस -1 बीटा 0, और ये बेरियम होगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, ये सीजियम कन्वर्ट हुआ बेरियम में विद बीटा डीके। ये वो बीटा डीके है जो 92% वाला है, यानी कि कितनी एनर्जी का है, 0.51 MeV का। अब ये हमने बेरियम लिखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट में, तो ये बेरियम फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा बाई एमिटिंग गामा ऑफ 0.662 MeV। ठीक, 56 Ba 137। तो इस बेरियम में और इस बेरियम में फर्क है एनर्जी लेवल का, ये हाई एनर्जी का है, ये नॉर्मल स्टेट का है। और ये सीजियम बेरियम में कन्वर्ट हुआ विद बीटा डीके, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर में एक बढ़ गया, क्योंकि बीटा डीके हुआ तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो जो एटॉमिक नंबर सीजियम का 55 था वो बेरियम का 56 हो गया। ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सरे एंड गामा रे। तो गामा रे जो है वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, और एक्सरे जो है वो ऑर्बिटल से निकल रहा है। ये टोटल समरी है ऑफ रेडियो एक्टिव डीके मैकेनिज्म की। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा इसको देखा था कि अल्फा डीके, बीटा डीके, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन क्या है, ये एनालॉगस प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और उसके अलावा गामा डीके। तो पहला अल्फा डीके है, अल्फा डीके का मतलब हो गया जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट रेडियो न्यूक्लियोइड। ये जो डीके मोड है अलग अलग, और इसके अलावा ये दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट रेडियो न्यूक्लियोइड, मतलब वो रेडियो न्यूक्लियोइड जिससे वो डीके होना है, पेरेंट रेडियो न्यूक्लियोइड। ये चेंज इन एटॉमिक नंबर है कि इसके निकलने के बाद एटॉमिक नंबर और मॉस नंबर में क्या चेंज होगा। और उसके बाद कमेंट में ये है कि वो जो एमिशन होना है, वो एमिशन जो अल्फा डीके या बीटा डीके जो होगा उसकी प्रकृति किस तरह, उसका नेचर किस तरह का होगा। तो जैसे पहला अल्फा डीके है, तो अल्फा डीके का मतलब हो गया न्यूट्रॉन पुअर। न्यूट्रॉन पुअर का मतलब कि ये उन पेरेंट रेडियो न्यूक्लियोइड में होता है जिनमें न्यूट्रॉन की कमी होती है, जिनमें न्यूट्रॉन की कमी होती है। तो न्यूट्रॉन की कमी का मतलब क्या है कि जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी का मतलब यह है कि प्रोटॉन में 2 की कमी हो जाती है। ये प्रोटॉन में 2 की कमी हो गई, यानी कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हम बात करें तो चूंकि प्रोटॉन नीचे है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का मतलब न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नीचे है, यानी कि अगर नीचे वाला चीज कम हुआ यानी कि टोटल ऊपर से नीचे वाली चीज क्या हो गई, बढ़ गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, न्नीचे वाली चीज अगर कम हुई यानी कि न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन का वैल्यू है वो बढ़ गया, यानी कि वो फैक्टर बढ़ गया। समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन, यानी कि अगर प्रोटॉन की वैल्यू कम हुई, नीचे वाला फैक्टर अगर कम हुआ, अल्फा डीके के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, तो नीचे वाला फैक्टर अगर कम हुआ तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया, यानी कि न्यूट्रॉन की वैल्यू ठीक हो गई। तो जो पुअर है वो रिच हो गए, यानी कि न्यूट्रॉन की वैल्यू या उस रेशियो की वैल्यू बढ़ गई। और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हुई, मास नंबर में 4 की कमी हुई। बीटा में जैसे ये बीटा जो लिखा हुआ है ये कौन सा बीटा है, ये बीटा माइनस। तो बीटा माइनस का मतलब हो गया कि कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन किसमें होगा, जिसमें न्यूट्रॉन ऑलरेडी रिच है। न्यूट्रॉन ऑलरेडी रिच है, हम उसको कम करना चाहते हैं। न्यूट्रॉन ऑलरेडी
रिच है हम उसको कम करना चाहते हैं, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन है बीटा माइनस डीके, और इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीटा एनर्जी में बीटा एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। पॉजिट्रॉन का मतलब बीटा प्लस का मतलब कि कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन का मतलब यह है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है शुरू में वो कम है, तो हम चाह रहे हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो इसलिए -1 और 0। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ही तरह का फिनोमिना है, दोनों एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब दोनों समान है, तो इसमें भी न्यूट्रॉन पुअर, इसमें भी -1, इसमें भी 0। उसके बाद लास्ट गामा, तो गामा का मतलब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई फर्क नहीं, जो भी एटॉमिक नंबर मास नंबर पेरेंट का होगा वही डॉटर का भी होगा। और गामा जो है वो मोनो एनर्जेटिक, और ये जो बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम वगैरह दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे पहला दिया हुआ है अल्फा मोनो एनर्जेटिक, तो मोनो एनर्जेटिक और पॉलीक्रोमेटिक या पॉली एनर्जेटिक, इन दोनों का फर्क ये होता है कि मोनो एनर्जेटिक का मतलब मोनो एनर्जेटिक, दैट मीन्स सिंगल एनर्जी। मोनो एनर्जेटिक मतलब सिंगल एनर्जी, और पॉली एनर्जेटिक या अगर स्पेक्ट्रम की बात होती है तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर एनर्जी का अगर एक स्पेक्ट्रम है, इसका मतलब ये है कि एक तरह का स्पेक्ट्रम इस तरह का स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनर्जीज हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी एक स्पेक्ट्रम का चार्ट है, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनर्जी। और मोनो एनर्जेटिक का मतलब ये है कि एक सिंगल एनर्जी। तो मोनो एनर्जेटिक मीन सिंगल एनर्जी, और पॉली एनर्जेटिक या जो स्पेक्ट्रम की अगर बात की जा रही है तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक स्पेक्ट्रम है, एक वेरिएशन का पूरा चार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डीके का फिनोमिना है, ये सारा होने के बाद अब जो इसका मेन इक्वेशन है जो रेडियो एक्टिव डीके को गवर्न करता है, जिसको हम लोग कहते हैं n = n0 e⁻⁻ λT, ये मेन इक्वेशन है जिससे रेडियो एक्टिव डीके गवर्न होता है। जिससे जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो इस इक्वेशन को फॉलो करके एक्सपोनेंशियली डीके करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन के बारे में कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, या इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से ये इक्वेशन मिलता है। तो बेसिकली अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल जैसे हमने बताया कि स्पॉन्टेनियसली एमिशन होता रहता है, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल से स्पॉन्टेनियसली एमिशन होता रहता है। और ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये किसी भी तरह के एक्सटर्नल एजेंट से, टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी तरह से आप इस एमिशन को स्टॉप नहीं कर सकते। तो अगर इनिशियल टाइम यानी कि t = 0 पर इस रेडियो एक्टिव एटम्स यानी कि इस सैंपल में जो रेडियो एक्टिव एटम है उनकी संख्या क्या है? n0 है। यानी कि t = 0 पर जो रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये इस सैंपल में t = 0 या t = 0 का मतलब स्टार्टिंग टाइम यानी कि t = 0 पर इस सैंपल में जो रेडियो एक्टिव एटम्स है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है, उनकी संख्या कितनी है? n0। तो जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, यानी कि जैसे मान लो हमारा कोबाल्ट 60 सोर्स है, तो जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, इस सैंपल से डीके का होना, ये एक तरह का, एक तो पहले चीज बताई कि एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियर फिनोमिना है। इसके अलावा एक स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी है, एक स्टैटिस्टिकल फिनोमिना भी है। स्टैटिस्टिकल का मतलब ये है कि जो नेचर है इसका, मतलब जो द डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन ए पर्टिकुलर एटम विल ट्रांसफॉर्म। मतलब ये किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में एट t = 0 पर जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं किसी सैंपल में, वो कितने हैं? n0। ठीक, मतलब कोई एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उस सैंपल के अंदर t = 0 का मतलब हो गया, t = 0 का मतलब स्टार्टिंग टाइम, जब मतलब स्टार्टिंग टाइम है, तो t = 0 पर
जो रेडियो एक्टिव इस सैंपल में जो रेडियो एक्टिव एटम्स है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है वो कितने हैं? N0। अब आफ्टर ए टाइम t, यानी कि t बराबर t, यानी कि एक टाइम ये t बराबर 0 है और दूसरा टाइम t है, मतलब कुछ समय बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बचे इस सैंपल में वो कितने हो गए? n। ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ वैसा तो वैसे मतलब बहुत वैसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो। t बराबर 0 यानी कि इनिशियल टाइम पर जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं इस सैंपल में वो N0 है, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम t, यानी कि जैसे t बराबर 0 यानी कि इनिशियल टाइम, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम t मतलब कुछ समय बाद जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इस सैंपल में बचे वो कितने हो गए? n। तो जो रेट ऑफ डीके होता है, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो रेट ऑफ डीके, तो किसी भी क्वांटिटी का जब हम रेट एक्सप्लेन करते हैं तो रेट का मतलब होता है उस क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, उस क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मतलब जैसे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी के अलावा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब जब हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो वो क्या हो गया? एक्सीलरेशन। ठीक, तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का, और एक्सीलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी को या स्पीड को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो एक्सीलरेशन। तो उसी तरह रेट ऑफ डीके, रेट का मतलब हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें एट टाइम t पर जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो कितने हैं? n। तो रेट ऑफ डीके एट अ सर्टेन टाइम t, जो रेट ऑफ डीके होता है उसको हम लोग लिखते हैं dn/dt। क्या लिखते हैं? dn/dt। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डीके। और ये रेट ऑफ डीके जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है जो भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एट टाइम t पर। ठीक, तो यहां तक समझ में, यहां तक पहला चीज ये है कि t बराबर 0 यानी कि इनिशियल टाइम पर जो सैंपल है उसमें रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है N0। उसके बाद एट ए टाइम t यानी कि थोड़े समय बाद जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स बचे वो हैं n। जो रेट ऑफ डीके है वो डिफाइंड होता है dn/dt। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डीके, और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t। उस जिस टाइम पर हम रेट ऑफ डीके कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t। अब चूंकि ये रेट ऑफ डीके, ये जो रेट ऑफ डीके है एक डिक्रीजिंग वे में है। डिक्रीजिंग वे का मतलब सैंपल है, सैंपल से धीरे धीरे रेट ऑफ डीके हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसमें हम एक साइन यूज करते हैं, इसको कहते हैं माइनस। तो dn/dt प्रोपोर्शनल होता है माइनस n के। माइनस किस लिए है? क्योंकि सैंपल से नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टाइम के साथ धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं dn/dt इज इक्वल टू माइनस n लैम्डा। ठीक, dn/dt इज इक्वल टू माइनस n, मतलब ये माइनस n तो है ही, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा को क्या कहते हैं? लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया? ठीक, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इस सैंपल में है N0। टाइम t पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है n। रेट ऑफ डीके जो डिफाइंड होता है वो होता है dn/dt, और रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल होता है द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t। माइनस साइन यूज हुआ है क्योंकि जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो टाइम के साथ डीके कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए वी हैव यूज्ड इक्वल टू, इसको इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यानी कि इक्वल टू लगाने के लिए
हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको कहेंगे लैम्डा, और लैम्डा को कहते हैं डीके कांस्टेंट। ठीक, लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। अब इसके बाद इसमें बेसिकली जो लोग 10+2, हालांकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने 10+2 में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा होगा। तो dn/dt इज इक्वल टू -n लैम्डा, और इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। dn/n जो है वो n जो है वो नीचे आ गया और dt उधर चला गया। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम जो dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt है, इसको अगर हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, मान लो ये 2 है। ठीक, तो इंटीग्रल dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रल dt। तो इंटीग्रल dn/n, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उनको पता होगा, इंटीग्रल dx/x बराबर होता है log x। तो इंटीग्रल dn/n बराबर होता है log n, क्योंकि यहाँ x है यहाँ n है, तो log n टू दी बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और इंटीग्रल dx की वैल्यू होती है x, तो इंटीग्रल dt की वैल्यू t माइनस लैम्डा t, और प्लस एक c कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं, c को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब इस इक्वेशन से ये 3 हम c की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एट t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n0। तो n की जगह हम लिखेंगे n0 और t 0, यानी कि ये क्या हो गया, 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू हो गई log n0। ठीक, c की वैल्यू कितनी निकली, log n0। तो अब इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 c की वैल्यू यहां रखेंगे, तो कितना होगा log n माइनस लैम्डा t प्लस log n0। ठीक है, c की वैल्यू log n0 यहां रख दी, तो log n माइनस लैम्डा t प्लस log n0। ठीक है, ये dn/dt इज इक्वल टू माइनस n लैम्डा, यहां तक समझ में आया था ना। ये वही इक्वेशन है जो पहले नीचे लिखे थे। इसके बाद हमने n को यहां कर दिया और dt को उधर कर दिया, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ये समझ में आया। ठीक, इसके बाद इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन होता है। ठीक, इंटीग्रल में क्या है कि इंटीग्रल dn/n इंटीग्रल dx/x की तरह है, तो इंटीग्रल dx/x की वैल्यू होती है log x, तो इसका वैल्यू हो गया log n, और इंटीग्रल dt या इंटीग्रल dx की तरह इसकी वैल्यू होती है x, तो इसकी वैल्यू हो गई t, तो log n और बराबर माइनस लैम्डा t। और जब हम इंटीग्रल यूज करते हैं तो इंटीग्रल में एक कांस्टेंट जनरेट होता है, इसको प्लस c यानी कि इंटीग्रल कांस्टेंट कहेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, c की वैल्यू हमको निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट्स यूज करते हैं, इसको लिमिट कहते हैं। तो ये लिमिट है कि एट t बराबर 0 n इज इक्वल टू n0, तो ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो n की जगह क्या आ गया, n0। t का वैल्यू 0 है, तो ये टोटल क्या हो गया, 0, c हो गया, तो log n0 इज इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू हो गई log n0। अब ये वैल्यू उठा के हमने किस में रख दी, इसमें, तो log n टू दी बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log n0 टू दी बेस e। ठीक, अब इसमें log n और ये और n0 वाला इधर आ गया, n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब log x माइनस log y, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बटा y।
log x माइनस log y जो होता है वो log x बटा y के बराबर होता है। ठीक, जैसे log x प्लस log y कितने के बराबर होता है? log x इंटू वाई। log x माइनस log y जो है वो log x बटा y होता है, और log x प्लस log y जो होता है वो log x इंटू वाई होता है। ये सब कक्षा 6, 7, 8 की चीजें हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम लोग। तो log x माइनस log y इसको इस फॉर्म में लिखना है, log x बटा y के फॉर्म में। तो log n बटा n0 टू दी बेस e इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। ठीक, अब ये log n बाई n0 टू दी बेस e है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। इस n बाई n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t टू दी बेस e को जो लिखने का दूसरा तरीका है, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं कि n बाई n0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। यानी कि ये जो e बेस होता है, ये e बेस इधर आ जाता है और n बाई n0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि n बाई n0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि log, जैसे ये n बाई n0 की जगह मान लो x है और ये पावर e है, और यहां पर कोई वैल्यू है y, मतलब log x टू दी बेस e इज इक्वल टू y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y। ये भी log का एक फॉर्मूला है लिखने का। log x टू दी बेस e इज इक्वल टू y को हम x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरह n बाई n0 टू दी बेस e है, तो e ये जो है e का पावर हो जाएगा, तो n बाई n0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा t, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा t। तो ये इक्वेशन जो है ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के टर्म में है। n का मतलब है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, और इसी इक्वेशन को अगर हम एक्टिविटी के टर्म में लिखें, इसी इक्वेशन को हम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम के टर्म में न लिख करके अगर एक्टिविटी के टर्म में लिखें, तो इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा t। ठीक, तो ये इस तरह से ये इक्वेशन डेराइव होता है, जो बेसिकली चाहे उसको n इज इक्वल टू n0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा t लिखो जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के टर्म में है, और चाहे उसको एक्टिविटी के टर्म में लिखो, इक्वेशन वही है, बस n जो है वो a से रिप्लेस हो गया। a इज इक्वल टू a0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा t, जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। वेयर a0 यानी कि जैसे n0 था इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, वैसे ही a0 क्या है? इनिशियल एक्टिविटी। a0 क्या है? वेयर a0 इज द इनिशियल एक्टिविटी, और a क्या है? a इज द एक्टिविटी आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t। तो a क्या है? a वो एक्टिविटी है जो t समय के बाद है। a क्या है? t समय के बाद। जैसे इनिशियल एक्टिविटी मान लो किसी सोर्स की है 10,000 क्यूरी, तो ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई? a0। और 5 साल बाद जैसे, या 5.27 ईयर बाद, जैसे हमारा कोबाल्ट 60 सोर्स है, तो कोबाल्ट 60 सोर्स में इनिशियल एक्टिविटी मान लो जब सोर्स मशीन में डाला गया उस समय उसकी एक्टिविटी थी 10,000 क्यूरी, तो वो हो गई a0। और कोबाल्ट 60 सोर्स की हाफ लाइफ है 5.27 ईयर, यानी कि एक हाफ लाइफ के बाद उसकी एक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी आधी। तो यानी कि एक हाफ लाइफ, यानी कि t एक हाफ लाइफ होने के बाद a की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 का आधा, कितना? 5,000। तो आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम t, ये कौन सी वैल्यू हो गई? a, और लैम्डा जो हो गया वो d के कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो ये फेमस इक्वेशन है, a इज इक्वल टू a0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। ठीक, और ये इस तरह से डिराइव होता है, मतलब ये इसका डेरिवेशन है, इस तरह से इसको डिराइव करते हैं। ठीक, अब ये रेडियो एक्टिव डीके का स्पेक्ट्र, मतलब एक तरह से चार्ट है या फिगर है, प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो इस इक्वेशन को, यानी कि a इज इक्वल टू a0 e टू दी पावर माइनस लेमडा t को अगर हम प्लॉट करें, तो जब प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह का डायग्राम आता है। ठीक, तो प्लॉट करने में बेसिकली तो ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू a0 e टू दी पावर माइनस लेमडा t, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो a इज इक्वल टू a0 e टू दी पावर माइनस लेमडा t,
ये इक्वेशन ये बताता है कि इनिशियल एक्टिविटी यानी कि ए नॉट, और ये एक्टिविटी ए कब है, आफ्टर ए टाइम टी, एक समय टी के बाद जो एक्टिविटी है वो है ए नॉट जो है वो इनिशियल एक्टिविटी है। तो इनिशियल एक्टिविटी आफ्टर ए टाइम टी यानी कि जो बाद में एक्टिविटी बन रही है ए, वो डीके करती है एक्सपोनेंशियली। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियली, और चूंकि माइनस साइन है यानी कि वो माइनस, यानी कि वो एक्सपोनेंशियली निगेटिव, यानी कि एक्सपोनेंशियली डीके करती है यूं। ठीक, ये इसका एक्सपोनेंशियल डीके का चार्ट है। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दैट मीन्स माइनस, तो ये माइनस यानी कि ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से डीके करती है। ठीक, अगर इसी प्लॉट को सेमी लॉग पेपर पर, एक अलग तरीके का लॉग पेपर होता है, ग्राफ पेपर, उस पर अगर प्लॉट किया जाए तो यही ग्राफ जो इस तरह से है वो एक सीधी लाइन आती है। आई थिंक बुक में ये भी ग्राफ दिया होगा शायद। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, बस ये है कि ये नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है, ये सेमी लॉग पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, और ये एक्सिस है जो फ्रैक्शन रिमेनिंग है, और ये क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो जैसे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब है कि जैसे पहली हाफ लाइफ मान लो हुई t इज इक्वल टू एक हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ में यानी कि t इज इक्वल टू 1, तो जो सैंपल बचा वो t इज इक्वल टू 1, वो पहली वैल्यू का आधा, 1/2। जो फिर इसी तरह से दूसरी हाफ लाइफ हुई तो 1/4, तीसरी हाफ लाइफ हुई 1/8। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये बेसिकली एक जनरल रूल को फॉलो करता है, इसको हम लोग कहते हैं 1/2 टू द पावर n। इस रूल को फॉलो करता है। n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो अगर n की वैल्यू 1 तो 1/2, अगर n की वैल्यू 2 तो 1/4, n की वैल्यू 3 तो 1/8, n की वैल्यू 4 तो 1/16। तो ये बेसिकली इनका डीके का स्पेक्ट्रम है, डीके का स्पेक्ट्रम है, डीके का बिहेवियर है कि जो डीके इक्वेशन है वो किस तरह का प्लॉट फॉलो करता है। नोट दैट इन ए टाइम इक्वल टू 1/2 द रेडियो एक्टिविटी गेट्स रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2, और अगर एट ए टाइम ऑफ 10 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ का मतलब 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी 1024। 2 टू द पावर 10 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1024। तो आफ्टर टाइम ऑफ 10 हाफ लाइफ इट विल रिड्यूस द एक्टिविटी टू 1/1024। half life is also characteristic of a radioisotope. half life are different for different radioisotopes. half life जो है वो भी एक टर्म है, कैरेक्टरिस्टिक टर्म है जो अलग अलग रेडियो न्यूक्लियाइड की अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाफ लाइफ के, जैसे फास्फोरस 32 14.3 डेज, इरिडियम की 74, कोबाल्ट की 5.25 ईयर, सीजियम, कार्बन, यूरेनियम, इन सबों की हाफ लाइफ दी हुई है। उसके बाद बेसिकली हाफ लाइफ की डिफिनीशन, कि हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज हाफ लाइफ? तो क्या डिफिनीशन हो गई कि द हाफ लाइफ जो है वो टाइम है जिस टाइम में एक्टिविटी की जो इनिशियल वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक, तो अगर a बराबर a0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन है, और t की वैल्यू t हाफ है। t हाफ का मतलब हाफ लाइफ, t हाफ का मतलब t हाफ का मतलब अगर t की वैल्यू t हाफ के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू हो जाएगी a0/2। अगर t की वैल्यू t हाफ के बराबर है तो a की वैल्यू a0/2 होगी। तो इस अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखी जाए तो a की जगह पर क्या रखेंगे? a0/2, और ये a0 है, e टू दी पावर माइनस लैम्डा, t की जगह क्या हो गया? t हाफ। ठीक, ये इससे कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t हाफ। ठीक, 1/2 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t हाफ। बेसिकली अगर ये इक्वेशन है
अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आफ्टर सॉल्विंग, तो 1/2 इज इक्वल टू e⁻⁻λt½ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/t½ तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक रिलेशन है बिटवीन लैम्डा एंड t½ लैम्डा और t½ के बीच का इक्वेशन है। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, t½ क्या है? हाफ लाइफ। तो ये लैम्डा और t½ के बीच का इक्वेशन है, इनके बीच का रिलेशन है। तो ये इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.693/t½ और ये रिलेशन है बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ठीक, तो हाफ लाइफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। किसी भी रेडियो न्यूक्लियाइड को की कैरेक्टरिस्टिक या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक पैरामीटर है उसकी एनर्जी और दूसरा उसका हाफ लाइफ। तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की कैरेक्टरिस्टिक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी हाफ लाइफ और उसकी एनर्जी। तो हाफ लाइफ एक तो पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ है क्या, हाफ लाइफ डिफाइंड कैसे होती है, और उसके अलावा उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो ये हो गया हम लोगों का डीके इक्वेशन, और डीके इक्वेशन के बाद ये हम लोग का हो गया उसका हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। एक टर्मिनोलॉजी और बुक्स में दी होगी, जिस तरह से हाफ लाइफ डिफाइंड होती है वैसे ही एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ। मतलब हाफ लाइफ की तरह ही उसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। मीन लाइफ, ठीक, इसको बेसिकली एवरेज लाइफ भी कहते हैं। इसको TA से डिफाइन किया जाता है मीन लाइफ को, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ को। ठीक, और मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ। तो ये एवरेज लाइफ और मीन लाइफ के बीच का रिलेशन है, मतलब एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच का। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ। ठीक, और मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ की जो वैल्यू होती है वो 1/λ के बराबर होती है, मतलब डीके कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेसिकली एवरेज लाइफ जो है वो 1.44 t½ के बराबर होती है। ठीक, तो ये रिलेशन किसे किसके बीच के हैं? एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच का। ठीक, और ये हो गया हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच का।